डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं कंपनी का लेसन। कंपनी में समझ रहे हैं कंपनी होती क्या है। तो कंपनी ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जिसके द्वारा जहां एक संघ के रूप में कंपनी को जाना जाता है, और संघ जब व्यक्तियों का संघ होता है और उस संघ का असीमित उत्तरदायित्व नहीं होता है, इनका दायित्व सीमित होता है, और एक कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व के नाम से जानते हैं। यानी कंपनी की जो विशेषताएं हैं वो हम कंपनी की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो जो उसकी विशेषताएं हैं वही कंपनी को परिभाषित करने या वही कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार हम साधारण शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, लाभ के उद्देश्य को लेकर बनाया गया ऐसे ऐच्छिक संगठन, लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया ऐच्छिक संगठन या ऐच्छिक संस्था जिसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं तथा जिसके सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होता है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका समामेलन होना चाहिए। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका समामेलन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, कंपनी में जो अंशधारी होते हैं, जो अंशधारियों के द्वारा अंश लिए जाते हैं, उसके द्वारा लिए गए अंशों की राशि तक कंपनी का दायित्व है सीमित माना गया। तो इस प्रकार एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। कंपनी की परिभाषाओं की बात करेंगे तो कंपनी की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक न्यायिक परिभाषा, सैद्धांतिक परिभाषा और वैधानिक परिभाषा। तो सबसे पहले न्यायिक परिभाषा। सैद्धांतिक परिभाषा। न्यायिक परिभाषा, सैद्धांतिक परिभाषा और वैधानिक परिभाषा। इस प्रकार जो कंपनी की परिभाषाएं हैं वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। सबसे पहले न्यायिक परिभाषा की बात करें तो न्यायिक परिभाषा में जो परिभाषाएं दी गई हैं, न्यायाधीश जेम्स ने क्या कहा, तो न्यायाधीश जेम्स एक कंपनी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ है। कंपनी किसी विशेष उद्देश्य के लिए न्यायिक कंपनी किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ है। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो हमारा संगठित व्यक्ति का संघ है उसे कंपनी माना गया है। लेकिन एक कंपनी को कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, किस उद्देश्य के लिए उसे स्थापित किया गया है, वो उद्देश्य अगर निश्चित होगा तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी की स्थापना की गई।
दूसरी हम न्यायाधीश मार्शल की बात करेंगे। न्यायाधीश मार्शल के अनुसार संयुक्त पूंजी एक कृत्रिम है संयुक्त पूंजी एक कृत्रिम अध्यक्ष और अमूर्त संस्था है। अमूर्त, जिसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि से होता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि हमारी वैधानिक परिभाषाएं विधान के द्वारा कंपनी को किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, किस बात को कहा गया, ये विधान द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये हम विधान के द्वारा जो भी हमारी परिभाषाएं हैं वो विधान के द्वारा निश्चित परिभाषाएं कही जाती हैं। नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक परिभाषा। सैद्धांतिक परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं हैं जो कंपनी के निश्चित सिद्धांतों को बताती हैं, जिन विशेषताएं या सिद्धांत के अनुसार कंपनी का पंजीकरण किया गया है। ऐसी परिभाषाएं सैद्धांतिक परिभाषाओं की कैटेगरी में रखी जाती हैं। तो देखते हैं दूसरा सैद्धांतिक परिभाषाएं। सैद्धांतिक परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं हैं जो कंपनी के सिद्धांतों यानी कंपनी के जो विशेषताएं हैं उनको परिभाषित करती हैं। ऐसी परिभाषाओं को हम सैद्धांतिक परिभाषाएं यानी कंपनी के जिनके बिना कंपनी का अंश अस्तित्व है उन परिभाषाओं को सैद्धांतिक परिभाषाएं कहते हैं। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिसका एक पृथक और स्थायी अस्तित्व जिसका एक पृथक एवं स्थायी अस्तित्व जिसका है। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है तथा जिसकी एक सारमुद्रा होती है।
इस प्रकार हम इसे कंपनी की परिभाषा, इस परिभाषा में हेनी के अनुसार विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसकी एक साख मुद्रा होती है, इसे कंपनी की परिभाषा में परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं वे परिभाषाएं होती हैं जिन्हें विधान के द्वारा बताया गया है या विधान के द्वारा माना किया गया है। ऐसी परिभाषाएं वैधानिक परिभाषाएं होती है। जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार, तो 3 में क्या कहा गया है? कंपनी का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी का आशय इस कंपनी के अंतर्गत कंपनी का आशय इस कंपनी के अंतर्गत संगठित या पंजीकृत हुई है तथा ये कह सकते हैं कि कंपनी या किसी विद्यमान कंपनी से है, संगठित या पंजीकृत हुई है या विद्यमान कंपनी है, किसी विद्यमान कंपनी से है, जो इस कंपनी अधिनियम या इसके पहले किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण इस कंपनी या इसके पहले किसी अन्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत के अंतर्गत हुआ है, तो कंपनी की परिभाषा ये दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है
तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन अधिनियम इस अधिनियम या इसके पहले किसी अन्य अधिनियम के अनुसार किया गया। आज हमने आपको कंपनी की परिभाषाएं बताई हैं जो आपको आसानी से समझ में आ गई हैं। जो कंपनी की परिभाषाएं हैं वो 3 कैटेगरी में हैं और तीनों कैटेगरी की मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं।